हाय गाइस, वेलकम टू इंस्टीट्यूट एंड क्लेम नर्सिंग क्लासेस। और आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्या एनवायरमेंटल साइंस का पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे सैनिटाइजेशन के बारे में, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में, बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी एनवायरमेंट के प्रति आप जागरूक हो, ठीक है, आप एनवायरमेंट के प्रति थोड़ा सा भी आपका दिमाग लगता चलता है या थोड़ा सा भी कुछ है तो रुक के जाओ। ठीक है, देख के जाइए, पढ़ के जाइए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। और हाँ, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट। ठीक है, तो ये लास्ट होता है। अब हम करने वाले हैं एक एनवायरमेंटल साइंस का सेकंड पार्ट। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आपको नॉर्मल यार हर कोई जानता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। कैसे जानता है, देखो अभी दिल्ली में AIQ कितना होगा। अब एट प्रेजेंट अभी दिल्ली में AIQ कितना है, 300 प्लस है ना, 300 प्लस है AIQ। ठीक है, अगर 300 प्लस AIQ है तो समझ लो कितना डेंजरस होगा वहाँ के लोगों के लिए, है ना। और जरूरी नहीं है कि दिल्ली में ही है, जरूरी नहीं है कि दिल्ली में, दिल्ली के आसपास वाले एरिया में भी होगा, हरियाणा में भी होगा कहीं ना कहीं, है ना। और तुम्हारा गाजियाबाद में भी होगा, नोएडा में भी होगा, वहाँ का भी AIQ बड़ा होगा ना। तो कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन ही तो है, एयर पॉल्यूशन ही तो है वो, है ना। अब वो एयर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है ना, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में सबसे पहले देखो टाइप्स की बात करें तो एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, ठीक है, नॉइस होता है, थर्मल, न्यूक्लियर, मेराइन। अब हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन। एयर वाला कैसे होता है, कैसे एयर होता है, जो फैक्ट्रीज का जो फैक्ट्रीज होता है उसका पोल्यूशन जो निकलता है वो पॉइंट हो जाता है ना। ये सारी चीज़ें कॉज करती क्या, एयर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, जो फैक्ट्रीज में डायरेक्ट, जो फैक्ट्रीज का जो वेस्टेज होता है डायरेक्ट हम वाटर बॉडी में रिलीज कर देते हैं। जैसे यमुना रिवर में जो यमुना रिवर में आप लोग देखते हो, ये क्या कहते हैं, दिल्ली साइड में वो जाता है। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन कैसे हो रहा है भाई, सॉइल पोल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है कि कुछ भी डायरेक्ट वेस्ट है तो हम डायरेक्ट डंप कर देते हैं सॉइल में, है ना, ये हो जाता है। नॉइस पोल्यूशन कैसे हो जाता है कि अगर आप पढ़ रहे हो, उसके बगल में कोई डीजे बजा रहा हाई लाउड पे, तो कहीं ना कहीं वो साउंड पोल्यूशन को भी लीड कर देता है। थर्मल पोल्यूशन कैसे हो जाता है, थर्मल एरिया का मतलब क्या हो जाता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो वहाँ हॉट वाटर जनरेट होता है, वो हॉट वाटर जनरेट करते हैं और डायरेक्ट वाटर बॉडी में रिलीज कर देते हैं। तो वो हॉट डायरेक्ट वाटर बॉडी में रिलीज करने की वजह से क्या होता है कि वहाँ के जो मेराइन्स पॉपुलेशन होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो जो मछलियाँ होती हैं, उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, न्यूक्लियर में देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं ना, उसके जो वेस्टेज होते हैं, अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत रूल एंड रेगुलेशंस लगा दिया है। तो पहले क्या होता था कि नहीं, अभी भी हो रहा है कि न्यूक्लियर के जो वेस्टेज होते हैं उसको एटलीस्ट 500 मीटर नीचे डिप किया जाता है। ठीक है, 500 मीटर नीचे डिप किया जाता है। उसके बाद जैसे कहते हैं नहीं, गार्बेज टाइप का डिप करना, गड्ढा बनाता है, फिर उस पर वेस्ट करता है, फिर डिप करना, है ना, तोप देना गड्ढा बना के। तो वो होता है न्यूक्लियर। मेराइन का मतलब होता है कि वाटर बॉडीज में पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था। ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, क्लाइमेटिक चेंज के बारे में। ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज सिंपल सा बनता है भाई। देखो अगर 5 नंबर में अगर आपको क्लाइमेटिक चेंज लिखने को आता तो क्या लिखोगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आराम से कर जाओगे। क्या लिखना है कि देखो क्लाइमेटिक चेंज होता है एक टेम्परेली चेंज होता है। ठीक है, परमानेंट चेंज नहीं होता है ना। क्लाइमेटिक चेंज एक टेम्परेली चेंज होता है, क्योंकि अगर हम अपना एनवायरनमेंट सही रखेंगे, हम अपने एनवायरनमेंट एक स्पेसिफिक एरिया को सही रखेंगे, तो वो फिर वो अपने नॉर्मल स्पेस में आ जाएगा। जैसे आपको मैं बताता हूँ, देखो लॉकडाउन हुआ था ना, हुआ था। अब देखो लॉकडाउन के टाइम में कितना अच्छा एनवायरनमेंट हो गया था, है ना, सब कुछ साफ हो गया था, क्लीन हो गया था। कैसे हो गया था बताओ, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं हो रहा था, फैक्ट्रीज बंद थी, पॉल्यूशन वगैरह सब बंद था, तो एनवायरनमेंट क्लीन हो गया था ना। तो ये क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। क्लाइमेटिक चेंज एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। देखो ये भी लिखा होगा कि टेम्परेली चेंज इन द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड एंड रेनफॉल। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हम अच्छे प्रैक्टिस करते हैं, हमारी जो पॉल्यूशन है उसको अगर हम कंट्रोल करके रखते हैं, एनवायरमेंटल को क्लीन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्लाइमेट चेंज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर द फैक्टर दैट रिप्रेजेंट क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं क्लाइमेटिक चेंज को। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन कौन से फैक्टर होते हैं बताओ, कौन कौन से फैक्टर होते हैं। सबसे पहले होता है मेरे भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। फिर इसके बाद एयर टेम्परेचर होता है। और बताओ, एक आध भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, एयर टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी होता है, फिर उसके बाद परसेप्शन होता है,
ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है, ह्यूमिडिटी। फिर उसके बाद स्पीड होता है, स्पीड ऑफ द एयर, ठीक है। ये सारे, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं वो कि रिप्रेजेंट करते हैं हमारे क्लाइमेट को। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई तुम्हें कौन रिप्रेजेंट करता है बताओ, है ना, तुम्हें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहूँ मैं भाई सेल्फ कर रहा हूँ। तो क्लाइमेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, उसके एनवायरनमेंट है ना, उसका एयर, उसका वाटर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है हमारे किसे, हमारे क्लाइमेट को, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी, ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पार्ट का, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। ये पार्ट में जो चैप्टर था वो मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक तो एनवायरनमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं सैनिटाइजेशन के बारे में, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, सैनिटाइजेशन के बारे में। सैनिटाइजेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। पिछली बार जो पेपर हुआ था 2024 में, सॉरी 25 में जो पेपर हुआ था, उसमें भी सैनिटाइजेशन के बारे में पूछा था, ठीक है। तो 5 नंबर में कहीं ना कहीं जाता कि ये भाई इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाता है, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले सैनिटाइजेशन के बारे में, तब तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस, हाँ। तो अब हम करने वाले क्या, सैनिटाइजेशन के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो कुछ सैनिटाइजेशन में क्या करते हैं, सैनिटाइजेशन में सबसे पहले भाई सैनिटाइजेशन होता क्या है ना, सैनिटाइजेशन क्या होता है, साफ सफाई करना। सैनिटाइजेशन मतलब क्या, साफ सफाई करना, सिंपल सा मुंडा, इतना तो पता है ना, सबको पता है ना सैनिटाइजेशन का मतलब क्या होता है, साफ सफाई करना। छोटा सा दिमाग लगाओ, देखो क्या करना है भाई, साफ सफाई किसका करना है, अपना या एनवायरनमेंट का। पढ़ के आ रहा है मैं एनवायरनमेंट के बारे में ना, तो देखो अपने सराउंडिंग क्लीन करना, ठीक है, साफ सफाई करना, एनवायरनमेंट को क्लीन अप करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम सैनिटाइजेशन के अंदर आ जाती है। टाइप्स की बात करते हैं तो क्या, देखो सबसे पहले क्या होता है, बेसिक सैनिटाइजेशन। बेसिक सैनिटाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है कि हमारे जो आसपास की चीज़ें उसको हम साफ सफाई करें, ठीक है। वो हो जाती है हमारी बेसिक सैनिटाइजेशन के बारे में, बेसिक क्या सैनिटाइजेशन। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, जैसे कि बेसिक सैनिटाइजेशन में क्या हो जाता है कि भाई सेफ डिस्पोजेबल, ठीक है। जो जैसे कि समझ लो तुम्हारे घर पे जो कोई वेस्टेज है, ठीक है, उसी को तुम अपने ले जा रहे हो, वेस्टेज को रोड पे फेंक के आ जा रहे हो, ठीक है, प्रॉपर डिस्पोज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं गंदा कर रही है ना। तो हमें खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है, प्रॉपर सेफ एनवायरनमेंट का। फूड सैनिटाइजेशन हो जाता है। फूड सैनिटाइजेशन का मतलब जैसे हमारे जो इंडिया गवर्नमेंट रेगुलेट करती है क्या, FSSAI जैसे कहते हैं नहीं, FSSAI, ठीक है, फूड स्टैंडर्ड फूड सेफ्टी स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, FSSAI, उसका टैग मार्क लगता, तो वो भी कहीं ना कहीं फूड सैनिटाइजेशन पे भी वो वर्क करते हैं, ठीक है। ऑन साइट हो जाता है, ऑन साइट का मतलब हो जाता है कि हमारे एनवायरनमेंट वगैरह जो फॉरेस्ट वगैरह हो जाते हैं उसके लिए हो जाता है, ठीक है। हाउसिंग सैनिटाइजेशन का मतलब हो जाता है कि प्रॉपर हाउस को भी क्लीन वगैरह रखना है। एनवायरमेंटल का मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन है कि नहीं है, ठीक है, वो साफ सुथरा है कि नहीं है, ठीक है। खुद दिमाग लगाओ यार कि जहाँ पे आप रह रहे हो, समझ लो यहाँ पे रह रहे हो एक स्पेसिफिक एरिया में, वहाँ के आसपास में फैक्ट्रीज हैं, तो कहीं ना कहीं वो फैक्ट्रीज आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और फिर इकोलॉजिकल मतलब हमारे जीव जंतु मतलब या फिर हमारा फॉरेस्ट वगैरह भी इसमें आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ वाटर। भाई सेफ वाटर का मतलब क्या होता है, आप पानी पीते होगे ना, सारे लोग पानी पीते हो, क्या आप साफ पानी पीते हो, बोलोगे हाँ भाई सर मैं तो साफ पानी पीता हूँ, भैया मैं तो साफ पानी पीता हूँ। आप साफ पानी पीते हो, ठीक है, चलो मैं मानता हूँ। बहुत सारे साउथ अफ्रीकाज होते हैं, बहुत सारे ट्राइबल्स होते हैं, उनको पानी तक नसीब नहीं हो रहा है ना, उनको पानी तक नहीं मिलता, तो बेचारे क्या करते हैं, वो जो स्टोर्ड पानी रहता है उसे ही पीते हैं, है ना। कहीं भी अभी राजस्थान में बहुत सारे ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका में चले जाओ बहुत सारे ट्राइबल्स मिलेंगे तुम्हें, कहीं ना कहीं वो स्टोर्ड वाटर को ही पीते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ वाटर इसलिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। सेफ वाटर में सबसे पहले पॉइंट क्या हो जाता है कि जो भी हम वाटर दे रहे हैं वो प्रॉपर प्यूरिफाइड हो, ठीक है, प्यूरिफाइड वाटर, प्यूरिफाइड वाटर ही हमें पीना है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमें पानी का जो कहते हैं ना पीएच वैल्यू या फिर वाटर का टीडीएस जो होता है, वाटर का टीडीएस उसे भी कंट्रोल करके रखना है, ठीक है, वाटर का टीडीएस भी कंट्रोल करके रखना। फिर उसके बाद इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट को भी हमें लॉग आउट मतलब लॉग इन करना है, ठीक है। इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट, देखो प्रॉपर इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट होगा तब जाके कहीं ना कहीं पानी का जो डिस्पोजेबल है वो अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इफेक्टिव वाटर
मैनेजमेंट, ठीक है, इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इस कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ वाटर। अब देखो कोई, अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे होता है कि फैक्टर, व्हाट द फैक्टर अफेक्टिंग द सेफ वाटर। सबसे पहले भाई तुमको सेफ वाटर में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे देखो सेफ वाटर में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे हमारा, मैंने अभी बताया था ना एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में बताया था ना मैंने कि थर्मल क्या कहते हैं फैक्ट्रीज का जो डायरेक्ट वेस्टेज जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे सेफ वाटर को अफेक्ट करेंगे, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाता है कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर फीस डिस्पोजेबल एरिया नहीं है, या फिर फीसेस का डिस्पोजेबल एरिया नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे वाटर बॉडी में जाके मिक्स होगा, वाटर बॉडी में मिक्स होगा तो कहीं ना कहीं हमें भी अफेक्ट करेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। देखो टाइप्स ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन पे अगर मैं बोल दूँ तो सिंपल सा हर कोई बोल देगा भाई कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, एसटीपी होता है, एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। खुद दिमाग लगाओ यार थोड़ा सा, आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा ना, क्लास 9th या 10th में बनाया होगा या फिर 7th में बनाया होगा, वो देखते नहीं हो वो कोल रहता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा एक रॉक रहता है, फिर मिट्टी रहती है, हम पानी डालते हैं गंदा और नीचे से पानी साफ आ जाता है, कैसे आ जाता है वो भाई, वो उसका भी थोड़ा एक प्रोसेस होता है ना, वो भी एक क्लीनिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, वो भी एक वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है। आप खुद देखो आपके घर में आरओ लगा है ना, तो आरओ गंदा पानी आ रहा है साफ कर दे रहा है ना, ठीक है, कर रहा है ना साफ, वही है, ठीक है। तो देखो एक होता है लार्ज स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन होता है, स्मॉल स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन होता है। लार्ज स्केल में कौन कौन से आते हैं भाई, बताओ लार्ज स्केल में कौन कौन से आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि लार्ज स्केल में कौन कौन से वाटर के प्यूरिफिकेशन आते हैं, सबसे पहले क्या आता है भाई, सेडिमेंटेशन। अगर मैं लार्ज स्केल के लिए पूछता हूँ, आपका लार्ज स्केल के लिए भी पूछता हूँ, तो सबसे पहले सेडिमेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन, फिर उसके बाद क्या होता है क्लोरिनेशन, ठीक है, क्लोरिनेशन। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, या फिर हम कहें कि सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो भाई सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है वो हमारा होता है क्लोरिनेशन, ठीक है। क्लोरिनेशन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्लोरिनेशन भी एक अमाउंट में डाला जाता है लेस देन 1.1 mm या ppm शायद ऐसा कुछ है, कि उसमें ही स्पेसिफिक अमाउंट में डाला जाता है। इसका एक पैरामीटर भी होता है, उसके थ्रू हम नापते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम मेजर करते हैं और उसके बाद ही हम उसको क्लोरिनेट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। अगर मैं स्मॉल की बात करूँ तो स्मॉल में क्या जैसे कि हाउस होल्ड में जो प्योरीफायर होता है, प्योरीफायर, ये जो छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, कोल वाटर प्योरीफिकेशन जो होता है, ये भी हमारे स्मॉल वाले में ही आता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन हो गया था, प्यूरिफिकेशन। इसके बाद हमको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हैं, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो जाता है, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं आप देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी इसके अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें ना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, तो वो ऑस्मोसिस पे वर्क करता है ना, और इसमें भी 2 टैंक्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, चैप्टर आपका खत्म होता है, ठीक है। चैप्टर खत्म होते ही अगर आपको स्पेसिफिक कोई भी डाउट हो, ठीक है, स्पेसिफिक इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है कमेंट करिए, 100% मैं रिस्पॉन्स करूँगा उसका, ठीक है, उसका आंसर मिलेगा आपको। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, है ना। और हर एक नया दिन आपके लिए एक नया दिन रहता है, एक नया अवसर रहता है, ठीक है, एक नया अपॉर्चुनिटी रहती है। हर एक नया दिन एक नया अपॉर्चुनिटी लेके आता, तो उसको गवाइए मत, उसको लेके चलिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू गाइस।